तो आइए अब हम शुरू करते हैं लीनियर रिग्रेशन से। लीनियर रिग्रेशन पढ़ने का मोटिवेशन क्या है? तो आप सपोज़ करिए कि आपको किसी टाउन में एक मकान खरीदना है। आपको एक सिटी में एक मकान खरीदना है और आप उस सिटी के मकानों की प्राइस को पता करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप इसको मशीन लर्निंग के स्किल से सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से कि कुछ तो आपको पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट स्टैटिस्टिक्स या पास्ट का डेटा चाहिए और आपके पास एक रिग्रेशन का मॉडल होना चाहिए। अब इसमें हमारे फीचर्स क्या बनेंगे? हमें पता है कि प्राइस ऑफ अ हाउस किस तरीके से आप किसी भी विसिनिटी में या किसी भी लोकेलिटी में हाउस के प्राइस किस पे डिपेंड करते हैं कि उसका कितना बड़ा साइज़ है, वो कितना मार्केट से कितना दूर है और अगर हम ये कहें कि वो उस एरिया में क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जैसे-जैसे अगर क्राइम का रेट ज़्यादा है, तो उसका प्राइस घट जाएगा। अगर हाउस का साइज़ ज़्यादा है, मार्केट के ज़्यादा पास है, तो हो सकता है उसका प्राइस हमारा ज़्यादा हो। तो इस तरीके से हम अपने फीचर्स बनाते हैं। और अब हम इन फीचर्स को यूज़ करते हुए अब लेकिन हम ये पूरा डेटा अगर हमने कलेक्ट किया कि सपोज़ करिए कि पिछले 3 साल में कितने हाउस बिके, उनके स्टैटिस्टिक्स क्या थे, उनके साइज़ क्या थे और उनका डिस्टेंस क्या था मार्केट से, उस एरिया का क्राइम रेट क्या था। इन सारे स्टैटिस्टिक्स को अगर हम इकट्ठा करें और एक मशीन लर्निंग का रिग्रेशन मॉडल ट्रेन करें, तो उससे हम एक अच्छा-सा प्रेडिक्टर बना सकते हैं। तो ये एक प्रेडिक्टर जो होगा ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन मॉडल होगा क्योंकि ये डेटा से लर्न करेगा और फिर हमें बताएगा कि बेस्ड ऑन दी स्टैटिस्टिक्स या इस डेटा के आधार पर मैं बता सकता हूँ कि अगर आपने नया हाउस का साइज़, डिस्टेंस और सब कुछ दिया तो वो उसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली कितना होना चाहिए। तो इसके लिए हम कहते हैं कि हम ये डेटा ड्रिवन अप्रोच यूज़ करेंगे इस इंस्टेड ऑफ गेसिंग कि बजाय गेस करने के, इंट्यूशन से काम करने के, हम एक डेटा ड्रिवन अप्रोच से काम करेंगे। तो वो एक रिग्रेशन मॉडल हमें उसमें मदद करेगा। तो अब हम इस मॉड्यूल में क्या पढ़ेंगे? इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन को सॉल्व करने के 2 अप्रोच हो सकती हैं। एक हो सकती है टोटली कंप्लीटली डेटा ड्रिवन अप्रोच, दूसरी हो सकती है एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच। हम इन दोनों अप्रोचेस को देखेंगे। इस मॉड्यूल में हम डेटा ड्रिवन अप्रोच पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट मॉड्यूल में हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच पढ़ेंगे। तो लीनियर रिग्रेशन की डेफिनेशन क्या है? अब हम ये कह रहे हैं कि हम एक मैथमेटिकल मॉडलिंग कर रहे हैं। टू डू व्हाट? To learn the relationship between one or more independent and one independent cut. तो अब हम सबसे पहले डेटा ड्रिवन अप्रोच को देखते हैं। तो डेटा ड्रिवन अप्रोच की डेफिनेशन क्या है? तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे और उनके बीच में हम एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना चाहते हैं। इनके यूजेस क्या हैं? प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, जैसे कि हमें हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना है, या रिलेशनशिप एनालिसिस टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स, उनके बीच का रिलेशनशिप पता करना। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम क्या करते हैं कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम कह रहे हैं कि एक तो हमारा आउटपुट वेरिएबल है जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इसी वेरिएबल को हम कहते हैं रिस्पॉन्स वेरिएबल, कई बार हम इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो वाई हमारी ऑब्जर्वेशन है और हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एक फीचर है जिस फीचर को हम कह रहे हैं एक्स। तो ये हमारा फीचर है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है और थीटा 0 और थीटा 1 ये हमारे पैरामीटर्स हैं। इन्हीं पैरामीटर्स को हमें लर्न करना है और जब हम लर्न कर लेते हैं, और वो किस तरीके से लर्न करना है कि ये जो एप्सिलॉन है ये हमारी एरर है, ये कम से कम रह जाए। तो ये हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है जिसमें हमारे पास एक आउटपुट वेरिएबल या ऑब्जर्वेशन है और एक ही फीचर है जिसको हम कई बार कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या कोवेरिएट या फीचर। और
एरर हम कहते हैं या तो मेजरमेंट एरर है या मॉडलिंग एरर है, और इसको कई बार रेजिडुअल भी कहा जाता है। तो डिफरेंट लिटरेचर में आप इसके डिफरेंट नाम देखेंगे। तो अब अगर हमने इसको मॉडल किया तो क्यों इजीली आप इसको देख सकते हैं कि y और x के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है और ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है। ये हमारी उस लाइन की इक्वेशन है। तो ये क्या है कि y, इसको हम कहते हैं कि ये लाइन जो है ये डिफाइन कर रही है y कैप इज इक्वल टू θ0 प्लस θ1 x। अभी हम आगे और समझेंगे। θ0 को हम इंटरसेप्ट या बायस पैरामीटर भी कहते हैं। इस लाइन का स्लोप कितना है? स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू θ1। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास क्या है? वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वन आउटपुट वेरिएबल, और हमें लर्न क्या करने हैं? θ0 और θ1। इसको अगर हम लर्न कर लेंगे तो हम y और x के बीच का रिलेशनशिप जान लेंगे। तो अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन को अगर हम मैट्रिक्स नोटेशन में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे कि अगर मेरे पास सिर्फ एक डेटा सैंपल आया जिसमें कि उसका एक फीचर है x और उसका आउटकम है y, तो हम इसको लिख सकते हैं कि इस तरीके से हम एक रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर बना के इसको लिख सकते हैं, वेयर 1x ये हमारा क्या बन गया? इसको हमने डिफाइन कर दिया एज x ट्रांसपोज। तो हम ट्रांसपोज क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारी कॉमन नोटेशन जो हम बना रहे हैं वो हम कॉलम वेक्टर्स की ले रहे हैं। तो अगर मैंने x वेक्टर लिखा तो ये x वेक्टर क्या है? 1 और x। ये सिंगल फीचर है और x अंडरस्कोर का मतलब है कि अब मैं वेक्टर लिख रही हूँ। यहाँ पर हम बोल्ड की तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर मेरे लिए बोल्ड लिखना कठिन है। तो x ट्रांसपोज थीटा प्लस एप्सिलॉन एरर है, और ये जो x ट्रांसपोज थीटा है इसको हम कहेंगे y कैप। तो अगर अब आप देख सकते हैं y कैप क्या है? y कैप है θ0 प्लस θ1 x। तो ये हमारी रिग्रेशन की इक्वेशन है जो अभी मैंने यहाँ पर दिखाई थी। ये ब्लू कलर की लाइन रिग्रेशन इक्वेशन है। तो एरर क्या है हमारी? एरर है हमारी y माइनस वाई कैप। तो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन का सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। और इसको देखेंगे कैसे कि तो सपोज करिए आपका रिस्पॉन्स वेरिएबल y यहाँ पर है, आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या x, या फिर ये फीचर भी है। इसको हम कह सकते हैं ये एक सिंगल फीचर था हमारे पास। तो हमारे पास सिंगल फीचर था वो x था, ये हमारे पास रिस्पॉन्स वेरिएबल ऑब्जर्वेशन y थी, और इस तरीके से सपोज कीजिए कि हमारे पास 5 पॉइंट्स गिवन है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि हम इस पूरे डेटा को जो 5 सैम्पल्स हैं इनको एक लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन से कैप्चर कर लें। उसको कैप्चर करने का क्या मतलब है कि हमारे को ये इंटरसेप्ट मिले, अगर कोई है तो, इस केस में शायद इंटरसेप्ट नहीं है, और हमारे को इस लाइन का स्लोप मिले। तो हमें अल्टीमेटली क्या बनाना है कि y माइनस वाई कैप, ये जो एरर है ये मिनिमम हो जाए, और दूसरा हमारा y कैप क्या होगा? y कैप होगा θ0 प्लस θ1 x। तो यहाँ पर हमारे पास 5 सैम्पल्स हैं, तो हम कहेंगे दिस, फिर हम कहेंगे y2 कैप क्या होगा? θ0 और θ1 तो कांस्टेंट रहेंगे, x2, तो ये हम कह सकते हैं ये x1 है, x2 है, x3, x4, x5, ये 5 सैम्पल्स हैं, और उन पाँचों सैम्पल्स के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर हमारा y है, और y कैप कहाँ पर है? तो अगर मैं इस पॉइंट को देखूँ, इस पॉइंट को देखें, तो इस लाइन पे ये जो वैल्यू है ये हमारी होगी y कैप, और ये जो वैल्यू होगी ये हमारी होगी y। तो अगर ये मैंने बोला 4th सैम्पल है तो ये y4 और y4 कैप है, और ये एरर है हमारी E4। ठीक है, ये हमारी एरर है E3, E2, और ये है हमारी E1। ये हमारी होगी, अगर ये लाइन यूँ जा रही है तो ये वर्टिकल एरर होगी हमारी E5। तो अब दूसरा होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो जनरली हमारे पास ऐसा तो कम होता है कि हमारे पास एक ही फीचर हो, हमारे पास जनरली बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो उसको हम कैप्चर करते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या है हमारे पास मोर देन 2 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ अ रिस्पॉन्स वेरिएबल। तो अब हमारे पास रिस्पॉन्स वेरिएबल तो सिंगल है, y है, और हमारे पास
फीचर्स हमारे पास बहुत सारे हैं। तो जैसे कि ये हमारे पास जो है टोटल n ऑब्जर्वेशंस हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसका मतलब है कि हमने जैसे पिछले हमने एग्जाम्पल में देखा कि हमने 5 सैंपल्स कलेक्ट किए थे, यहाँ पर हमने डेटा के स्मॉल n नंबर ऑफ सैंपल्स कलेक्ट किए। दिस n कुड बी 5, दिस n कुड बी 1000। और अब हर एक जो रिस्पॉन्स आउटकम है, हो सकता है ये प्राइस ऑफ द हाउस था, y1 प्राइस पहले हाउस का था, y2 प्राइस दूसरे हाउस का था, yn प्राइस nth हाउस का था। और उसके बाद क्या है, थीटा 0 थीटा 1, आप सब इक्वेशन में देखेंगे थीटा 0 थीटा 1 तो कॉमन है, लेकिन x हमारे चेंज हो रहे हैं, x11 x21 xn1, इसी तरह x12 x22 xn2। तो ये हमारा पहला फीचर है, ये हमारा दूसरा फीचर है सभी सैंपल्स में, और ये हमारा जो है p-1th फीचर है। तो टोटल कितने हो गए, थीटा 0 हमारा इंटरसेप्ट या बायस थी, थीटा 1, तो टोटल हमारे पास p नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं। और हमारे पास डेटा को अगर हमने स्टैक किया तो हमने कहा 1 x11, इस तरीके से हमने रोज़ में हर एक सैंपल के करस्पॉन्डिंग फीचर को स्टैक कर लिया। और ये क्या है, ये जो हमारा लेफ़्ट पे था ये है y1 y2 टिल yn, जो हमारी ऊपर की इक्वेशन कैप्चर हो गई। तो ये हमारा, अगर हम इसको देखें और इसको देखें, ये हमारा पहला डेटा सैंपल है और इसको हम कह सकते हैं x1 वेक्टर। ये जो है हमारा दूसरा डेटा सैंपल है y2, और उसके करस्पॉन्डिंग इनकमिंग फीचर्स कौन से हैं, x2। फॉर ईज हम इसको पूरे को x1 और x2 इस तरीके से कैप्चर कर लेंगे, 1 को भी इसी में एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इन जनरल हम कैसे लिखेंगे, फॉर अ पेयर ऑफ फीचर वेक्टर, एक ही मेरे पास सैंपल था, ऑब्जर्वेशन y थी और उसका करस्पॉन्डिंग मेरे पास 1 से p-1 तक सारी फीचर्स की वैल्यूज़ थी। तो हम एक सिंपल इक्वेशन इस तरीके से लिखेंगे, और ये हमने फिर मैट्रिक्स नोटेशन में लिख लिया x ट्रांसपोज थीटा प्लस एप्सिलॉन। तो अगर मेरा सिंगल सैंपल है तो हमने उसको लिखा x ट्रांसपोज थीटा प्लस एरर, और अगर मेरे पास मल्टीपल हैं तो ये हमारी ड्राइविंग इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास डेटा होगा, डेटा पेयर्स में होगा, तो पहला हुआ हमारे पास y1 और उसके करस्पॉन्डिंग x1, ये पेयर हो गया। फिर y2 दूसरी ऑब्जर्वेशन, उसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर x2, ये फीचर वेक्टर है, इसमें अब वैल्यूज़ हमारी फीचर्स की भरी हुई हैं। इस तरीके से हमारा आया। तो सिंगल सैंपल के एरर हमने फिर दोबारा y माइनस वाई कैप लिखा। तो y कैप क्या है, y कैप फिर वही है x ट्रांसपोज थीटा, और ये आप समझ सकते हैं हमने इनर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट किया था, तो ये बेसिकली इनर प्रोडक्ट की तरह भी लिखा जा सकता है। और ये सेम है चाहे हम इसको इस तरीके से लिखें, क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये सॉर्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट है, ये हमारा सिमेट्रिक है हमारे एग्जाम्पल में। अब लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कुछ ट्रेनिंग डेटा होगा और कुछ हमारे पास टेस्टिंग डेटा होगा। तो टेस्ट डेटा को कई बार हम हेल्ड आउट सेट या होल्ड आउट सेट भी कहते हैं। अब ट्रेन डेटा में क्या होगा कि हमारे पास डिफरेंट फीचर्स होंगे, और सैम्पल्स के हर आउटकम के करस्पॉन्डिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट हाउस और उसके करस्पॉन्डिंग उसके फीचर्स, प्राइस ऑफ सेकेंड हाउस उसके करस्पॉन्डिंग फीचर, एंड सो ऑन। इस ट्रेन डेटा को यूज़ करके तो हम अपना मॉडल को लर्न कराएंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे। और फिर हमें कैसे पता लगे, हो सकता है ट्रेनिंग डेटा पे तो क्योंकि ये हमने डेटा दिया और बहुत अच्छा चलाया और बहुत अच्छे से फिट हो गया, लेकिन हो सकता है वो ओवर फिट हो गया, उसने उसको तो क्रैम अप कर लिया, लेकिन जब दूसरा डेटा आया तो वो नहीं बैठा। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम हमेशा कुछ डेटा को अलग रख लेते हैं, उसको हम कहते हैं होल्ड आउट सेट। तो हम ट्रेनिंग डेटा पे तो बनाते हैं और होल्ड आउट सेट पे हम उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं। ये अनसीन डेटा है, ये एक तरीके से अनसीन डेटा है। अगर इस पे भी परफॉर्मेंस हमारी अच्छी आ गई तो हम कहेंगे कि हमने अच्छा सा मॉडल बना लिया। तो लेकिन अनसीन डेटा पे तब भी हमारे पास ग्राउंड ट्रूथ अवेलेबल होता है, जिसको हम कहते हैं ग्राउंड ट्रूथ को हम कहते हैं इन शॉर्ट, ये ग्राउंड ट्रूथ वर्ड फ्रेज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ML में। इसका मतलब है शॉर्ट में हम कहते हैं GT। इसका मतलब है कि करस्पॉन्डिंग टू
एवरी पेयर मतलब कि एवरी फीचर वेक्टर मुझे उसका आउटकम भी पता है। तो एक फीचर वेक्टर आया, तो जैसे आपने कहा कि भई इसका प्राइस क्या होना चाहिए, तो ये हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि इस हाउस का प्राइस क्या होना चाहिए। तो एमएल मॉडल पूछेगा तो ठीक है, बताइए इसका साइज़ कितना है, ये किस लोकेलिटी में है, इसका मार्केट से डिस्टेंस कितना है, वो सारे फीचर्स हमारे ये थे। तो हमने ये फीचर्स अप्लाई किए, अब मॉडल को प्रिडिक्ट करना है कि उसका प्राइस क्या होगा, लेकिन हम परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट करेंगे हमारे मॉडल की, अगर हमारे पास ये भी अवेलेबल होगी इन्फॉर्मेशन। तो हम कहते हैं ट्रेन करते समय हम ये सारा डेटा यूज़ करते हैं और टेस्ट करते समय हम इसको इनपुट देंगे और आउटपुट प्रिडिक्ट करेंगे और उसका डिस्टेंस इससे देखेंगे और फिर बताएंगे कि ये कितना अच्छा अनसीन डेटा पे चल रहा है। तो जब हम सीन अनसीन कहते हैं तो इसका मतलब मॉडल ने उसे देखा या नहीं देखा, क्योंकि X1 जो फीचर है ये फीचर्स हम दे रहे हैं मॉडल को, ठीक है, तो मॉडल को ये फीचर्स दिख रहे हैं। नोन अननोन का मतलब है जो हम मॉडल बना रहे हैं। मॉडल बनाने वाले को तो टेस्ट डेटा के y1 y2 भी पता होने चाहिए, तभी वो बता पाएगा मॉडल बनाने वाला कि उसकी परफॉर्मेंस मॉडल की अनसीन डेटा पर कितनी अच्छी गई। तो अब लीनियर रिग्रेशन में हम मॉडल को फिट करेंगे डी ट्रेन में, प्रेडिक्शंस लेंगे हम टेस्ट पर और टेस्ट पे फिर हमारा कुछ मीट्रिक होगा, तो हम बोलते हैं मीट्रिक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। तो हम कुछ परफॉर्मेंस मैट्रिक डिफाइन करेंगे और उन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे हम उसकी टेस्ट डेटा पर परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि y के ट्रू लेवल है या ट्रू ऑब्जर्वेशन है और y केस जो हैं हमारी वो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं और इनको अब हम एक एप्रोप्रिएट एरर फंक्शन से मॉडल करेंगे। उससे पहले लीनियर रिग्रेशन की अजम्पशंस क्या होती हैं? लीनियर रिग्रेशन कुछ अजम्पशंस एज्यूम करता है। पहला कि जो इक्वेशन है वो लीनियर इन पैरामीटर्स हैं, तो ये पैरामीटर्स पहली बात हमारे कांस्टेंट है और रिग्रेशन इक्वेशन इज लीनियर इन दीज पैरामीटर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने लिखा y इज इक्वल टू, जैसे हमने पीछे लिखा θ0 प्लस θ1 x प्लस एरर, तो यहाँ पर जो हमारा ये है जो मॉडल है, इक्वेशन है, देखिए θ0 और θ1 की टर्म्स में ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो जब भी ऐसा होगा तो हम कहेंगे ये लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है। तो एरर्स आर गॉसियन आईआईडी रैंडम वेरिएबल। ये अब हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी का रिव्यू पढ़ा था, तो जिसमें हमने गॉसियन का मतलब क्या है कि ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है और ये हमारे एप्सिलॉन आई कहाँ पर आए, तो अगर मेरे पास 1000 ऑब्जर्वेशन है, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑब्जर्वेशन मेरे पास एक एरर है उसकी, तो वो है हमारी एप्सिलॉन आई, ठीक। तो अब ईच ऑफ दीज, हर इस एप्सिलॉन एरर को हम कहते हैं कि ये सारी एरर्स, हर एरर अपने आप में एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड एरर है। तो वो एन से उसका सिंबल डिनोट होता है, हमने पीछे देखा था। उसका मीन 0 है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। उसके साथ साथ सारे ही ये सपोज करिए ये पहला डेटा था तो ये हमारा एप्सिलॉन 1 था। दूसरी ऑब्जर्वेशन आई तो θ0 प्लस θ1 x2 प्लस एप्सिलॉन 2। तो ये हमारी जितनी भी हैं एप्सिलॉन, जितनी भी एरर्स हैं, एप्सिलॉन 1 इज़ स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एप्सिलॉन 2। लेकिन ये दोनों ही का ही जो डेंसिटी फंक्शन है वो 0 सिग्मा स्क्वायर है, ये भी हमारा n0 सिग्मा स्क्वायर है एंड सो ऑन टिल एप्सिलॉन n। तो इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट हैं ये सारे रैंडम वेरिएबल्स, लेकिन आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, सबका मीन बराबर है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है और सभी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो गॉसियन में मीन और सिग्मा स्क्वायर हमारा कंप्लीट स्टैटिस्टिकल कैरेक्टराइजेशन देता है। उसके अलावा अब हम कहते हैं, अब इसको देख के हमने क्या पाया, ये जो इक्वेशन, ये जो अपने आप में ये जो स्टेटमेंट है दैट दीज आर गॉसियन आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स, ये अपने आप में ही काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को बताती है। पहला, होमोस्केडास्टिसिटी। उसका मतलब क्या है कि सभी जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी वेरिएंस बराबर है, that is observation. So in linear regression it is exhibited by the errors or residuals that they all have same equal variance.
दूसरा इंडिपेंडेंस, ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो वो हो जाएंगी क्योंकि एप्सिलॉन आईज आर इंडिपेंडेंट, तो ऑब्जर्वेशंस भी हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, तो ठीक है। प्राइस ऑफ वन हाउस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस ऑफ अनदर हाउस। नॉर्मेलिटी फॉर एनी फिक्स फीचर वेक्टर एक्स, वाई इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो कोई भी हम इसको लेंगे तो y जो हमारा ऑब्जर्वेशंस हैं इनको अगर हम देखेंगे तो ये भी हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा। लेकिन ये क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ दिस एप्सिलॉन आई। तो अगर आप ये इक्वेशन देखें तो इसमें ये हमारा एक कांस्टेंट है, ये भी हमारा कांस्टेंट है, ये एक रैंडम वेरिएबल है जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है, जिसके कारण ये भी हमारा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। So the independent variables or features should be uncorrelated to the residuals। ये दूसरा है कि ये जितने भी x1 है ये uncorrelated हैं to our residuals। इसके अलावा लीनियर रिग्रेशन बहुत अच्छा चलता है अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कोलिनियर नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक अगर मैंने फीचर लिया x1 और दूसरा लिया x2, अगर ये दोनों ही फीचर बिल्कुल x1 इज इक्वल टू अगर अल्फ़ा x2 होगा तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो इसको हम कहते हैं देयर शुड नॉट बी एनी मल्टी कोलिनियरिटी, मतलब कि काफ़ी सारे अगर फीचर्स हैं तो उनमें मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स हम ये चाहते हैं कि हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं या जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड ना हो। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि आप डिमेंशनैलिटी रिडक्शन करिए, पीसीए यूज़ करिए और फिर जो फीचर्स निकल के आएँ उसको लीनियर रिग्रेशन में यूज़ करें। तो पीसीए भी हम बाद में पढ़ेंगे। इन जनरल हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ़ फीचर्स जो होते हैं हमारे, दे आर लेस देन नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग सैम्पल्स। अब अप्रोचेस क्या हैं यहाँ पर एरर मिनिमाइजेशन की? तो हम दो अप्रोच को यूज़ करते हुए लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बना सकते हैं। पहला है डेटा ड्रिवन अप्रोच, जिसमें हम लीस्ट स्क्वेयर सॉल्यूशन पे काम करते हैं। तो हमने देखा कि एरर क्या है, एक ith सैंपल की एरर है yi माइनस yi कैप। तो अब सारी एरर्स को हम अगर इकट्ठा कर लें तो हमारा बन जाएगा, हमारा एक वेक्टर बन जाएगा। ये है हमारा 1 2 टिल n, ठीक है। और ये हर एरर क्या है हमारी y1 माइनस y1 कैप, y2 माइनस y2 कैप, इस तरीके से yn माइनस yn कैप। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये मेरा y वेक्टर है माइनस ये हमारा y कैप वेक्टर है, इन दोनों का। अब ये दोनों वेक्टर हैं और ये हमारा e वेक्टर है जो कि हमने, अब इसका टोटल स्क्वेयर्ड एरर हम कैसे लिखेंगे? तो वो हम क्या कर सकते हैं कि हम बना सकते हैं ई ट्रांसपोज ई। तो वो क्या है हमारा y माइनस वाई कैप ट्रांसपोज y माइनस वाई कैप, जो कि कुछ नहीं है, ई का अपने आप से ही इनर प्रोडक्ट है। ये हमने देखा था, ठीक। तो ये हमारा क्या होता है, इसको हम L2 नॉर्म की तरह भी लिख सकते हैं। एंड और ये क्या बनेगा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा स्क्वेयर्ड इक्वेशन की ये वाली फॉर्म आ जाएगी। तो इसको हम कहेंगे टोटल एरर है। तो टोटल एरर हमारी ये आ गई। तो डेटा ड्रिवन अप्रोच में विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू दिस, तो जो हमारी ये वाली अप्रोच होती है डेटा ड्रिवन अप्रोच, इसमें हम कहते हैं हम मिनिमाइज़ करेंगे ई को, जो कि टोटल स्क्वेयर्ड एरर है। इसका मतलब है हम इसको एरर को मिनिमाइज़ करेंगे। लेकिन इसमें y तो ऑब्जर्वेशन है जो हमने ली थी, y कैप क्या है, हर y कैप क्या है, ये वाला y कैप क्या था, θ0 प्लस θ1 x1, ये फीचर भी गिवन है। लेकिन θ0 θ1 हमें नहीं पता थे। तो जब हम मिनिमाइज़ करते हैं तो मिनिमाइज़ करने का क्या मतलब है, मिनिमाइज दिस सच दैट वी आर एबल टू फाइंड θ0 एंड θ1। तो इन θ0 θ1 को इस तरह से एडजस्ट करना है कि टोटल स्क्वेयर्ड एरर हमारी मिनिमाइज हो जाए। दूसरी होती है हमारी स्टैटिस्टिकल अप्रोच, जिसमें हम लेते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन अप्रोच। इसमें हम क्या करते हैं, अब इसमें हम स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे। यहाँ पर तो हमने टोटल स्क्वेयर्ड एरर ले लिया, लेकिन फिर यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस ई, इसको हम मिनिमाइज़ करेंगे। मतलब कि एक्सपेक्टेड सेंस में या एंसेम्बल सेंस में अब हम इस एरर को मिनिमाइज़ करेंगे, जहाँ पर ये ई जो है मीन और एक्सपेक्टेशन ऑपरेशन है। इसी के लिए हमने प्रोबेबिलिटी थियरी का भी रिव्यू किया था।